हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो के अंदर हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन जो हमारा पिछले वीडियो से चला आ रहा चैप्टर है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम डाइजेशन को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। और पिछले वीडियोज में इसी चैप्टर की पिछली वीडियोज जहाँ हम केवल फूड स्टफ के बारे में चर्चा कर रहे थे, भोजन के घटक, भोजन की रासायनिक प्रकृति के बारे में हमने जाना था, है ना। वो सब जान लेने के बाद हमें प्रॉपर डाइजेशन को यहाँ समझना है। देखिएगा, हम भोजन के घटक और भोजन को समझ लेने के बाद ये समझ चुके हैं कि भोजन जो हम सामान्य तौर पर लेते हैं उसमें भोजन के बड़े घटक पाए जाते हैं। जैसे हमने चर्चा की थी लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स के बारे में, वो सारे के सारे भोजन के बहुत बहुलक के रूप में मिलने वाले जटिल घटक हैं। तो ऐसे बड़े और जटिल घटकों को सीधे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है, सीधा अवशोषण नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे बड़े और जटिल घटकों को छोटे और सरल घटकों में तोड़ने की जरूरत पड़ती है। और जो पाचन है वो वास्तव में यही क्रिया है। कहने का मतलब यह है, पाचन सामान्य तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भोजन में उपस्थित बड़े और जटिल घटकों को छोटे और सरल घटकों में तोड़ने की क्रिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा पाचन क्या है। भोजन के बड़े जटिल घटकों को छोटे और सरल घटकों में रासायनिक विखंडन करने की एक क्रिया है। रासायनिक विखंडन हमने इसलिए लगाया क्योंकि पाचन के दौरान भोजन को छोटे तत्वों में, घटकों में तोड़ने का जो काम है वो एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है। और एंजाइम्स क्या है? रासायनिक पदार्थ है, मोस्टली प्रोटीन के ही बने होते हैं। इसलिए रसायन के द्वारा छोटे घटकों में तोड़ा जा रहा है, विखंडन हो रहा है, तो रासायनिक विखंडन हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, पाचन एक ऐसी क्रिया जिसमें भोजन में उपस्थित बड़े घटकों को छोटे घटकों में रासायनिक पदार्थ के द्वारा विखंडित किया जाता है, तोड़ा जाता है। ठीक है। और ऐसा कर लेने के बाद जब छोटे घटकों में ये भोजन टूट जाता है तो उन छोटे तत्वों को, उन छोटे घटकों को एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड तक अब्जॉर्ब करने में आसानी रहती है, यानी आसानी से वो रुधिर में अवशोषित हो जाते हैं और परिसंचरण के द्वारा हमारी कोशिकाओं तक पहुंच करके एटीपी जनरेट करने का काम करते हैं, ऊर्जा देने का काम करते हैं, है ना। तो ये पाचन की हमारी एक प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर ये आ जाएगी। अब हम बात करें पाचन में, तो पाचन भी देखिए दो प्रकार का होता है वैसे मोस्टली, और इसमें से हम इसको अंतराकोशिकीय अंतराकोशिकीय और दूसरे को हम अंतरकोशिकीय कह सकते हैं। इस तरह देखिए, दोनों को समझना है हमें। डाइजेशन की डेफिनेशन समझ में आई। उसके बाद दो तरह का डाइजेशन जिसमें अंतराकोशिकीय और अंतरकोशिकीय है। दोनों में बेसिक अंतर है, दोनों को गौर से समझना। अंतराकोशिकीय को हम सेलुलर डाइजेशन भी कह सकते हैं, अंतराकोशिकीय को हम कोशिकीय पाचन भी कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है, ऐसा पाचन जो एक कोशिका में चलता है, कोशिका में ही चलने वाला जो पाचन है वो अंतराकोशिकीय हो जाएगा। अब हम बात करें जैसे लोअर फाइलम के एनिमल्स की, जैसे यूनिसेल की हम बात करें, यानी हम प्रोटोजोआ, एम्फीबियंस एंड सिलेंट्रेटा तक की बात करें, तो उनमें जो डाइजेशन चलता है, चूंकि उनमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल उनमें डेवलप होती ही नहीं है, ऐसे में जो डाइजेशन चलता है वो कोशिका के अंदर ही चलता है, तो उसको हम सेलुलर डाइजेशन कह सकते हैं, या उसी को अंतराकोशिकीय यानी कोशिका के अंदर चलने वाला, है ना, कोशिका के अंदर चलने वाला। इसलिए इसे अंतःकोशिकीय पाचन भी कहा जाता है, अंत पाचन कहा जाता है। इसको बाह्य पाचन भी कहते हैं। इसको क्या नाम से, कोशिका के अंदर चलने वाला, और इसको कोशिका के बाहर चलने वाला पाचन भी कहते हैं। दोनों बेसिक ही आता है। देखिएगा, प्रोटोजोन्स जो हैं, प्रोटोजोन्स, एम्फीबिया,
प्रोटोजोअन्स और पोरिफेरा वह सीलेंट रहता है। ये तीन वर्ग जो हमारे पास हैं ह्यूमन्स के, इनमें अंतरकोशिकीय यानी कोशिका के अंदर चलने वाला पाचन ही पाया जाता है। चूंकि ये बहुत सरल है, जल में पाया जाता है, बहुत अधिक जटिलता इनमें नहीं होती है, ऐसे में इनमें एलिमेंट्री कैनाल का विकास नहीं होता है। इसलिए जो पाचन का काम है वो प्रत्येक कोशिका में ही संपन्न, कोशिका के अंदर ही चलता है। अब कोशिका में पाचन कैसे होता है, ये चीज थोड़ा सा आपको समझना है। इनमें जो हमारा फूड स्टफ जो होता है, भोजन जो है, उसको सीधे ठोस अवस्था में यदि दिया जाता है कोशिकाओं के द्वारा, तो फेगोसाइटोसिस की विधि काम में आती है ना, भक्षाणुनाशन जिसको बोलते हैं। फेगोसाइटोसिस के द्वारा कोशिका भोज्य पदार्थ को अपने अंदर ग्रहित कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। और क्या नाम से, यदि तरल अवस्था में भोज्य पदार्थ है तो सीधे पिनोसाइटोसिस की विधि यहाँ काम में आती है। पिनोसाइटोसिस के द्वारा सीधे सेल मेम्ब्रेन आउटग्रोथ बनाती है और वैक्यूल बन जाते हैं, उसके अंदर उस तरल भोज्य पदार्थ को घेरकर अंदर धानी के रूप में वो संग्रहित रहता है। ठीक है, पिनोसोम बन जाती है, फेगोसोम और पिनोसोम बन गई। अब क्या होता है, वो फेगोसोम मेम्ब्रेन से अलग होने के बाद सेल जो द्रव है, कोशिका द्रव है, साइटोप्लाज्म जो है, उसके अंदर घूमता रहता है। पाचन कैसे होता है, कोशिका के अंदर उपस्थित जो लाइसोसोम है, वो लाइसोसोम में अनेक संख्या में लाइटिक एंजाइम्स भरे रहते हैं। वो एंजाइम उस धानी के अंदर उपस्थित भोज्य पदार्थ पर पाचन करके और उसको कोशिका में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इस तरीके से बहुत सिंपल प्रकार का ये पाचन कुछ जंतुओं में चलता है। अक्सर सीलेंट रेखा तक के जंतुओं में सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है ना, कोशिका के अंदर चलने वाला पाचन। अब हम अंतरकोशिकीय पाचन की बात करें तो ये कोशिका के बाहर चलने वाला पाचन, कोशिका के बाहर चलने वाला, इसलिए ये बाह्य पाचन है, इसको अंतःपाचन भी बोलते हैं। ठीक है, और बाह्य पाचन यानी कोशिका के बाहर जो चलता है, कोशिका के बाहर कहाँ चलेगा, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल में। कोशिकाओं को छोड़ दीजिए, आहार नाल में जो पाचन चलता है वो बाह्य कोशिका, कोशिका के बाहर चल रहा है, किसी अंग विशेष में चल रहा है, तो ये बाह्य कोशिकीय या अंतर कोशिकीय पाचन होगा। और इसमें देखिए पाचन का काम आहार नाल में हो जाता है, उसके बाद अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद रुधिर के द्वारा पचित भोजन को कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, तब जाके पहुंचता है कोशिका, है ना। और वहां पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वाली घटनाएं घटित होती है, ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्र चलते हैं, तब जाके वहां एनर्जी रिलीज होती है, काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा मोचित की जाती है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि यहाँ जो पाचन चलेगा वो एलिमेंट्री कैनाल में चलेगा, एलिमेंट्री कैनाल में चलेगा। और ये पाचन जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स है। ये पाचन सरल होता है, सरल जंतुओं में ही पाया जाता है, उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं। इसको अंतःपाचन भी कह सकते हैं और इसे बाह्य पाचन भी कह सकते हैं, बाह्य पाचन भी कह सकते हैं। ये जो पाचन है ये अक्सर किसमें पाया जाता है, सीलेंट्रेटा से आगे के जो जंतु हैं, है ना, उनमें, और सभी कशेरुकियों में, सभी कशेरुकियों में तो पाया ही जाएगा 100%, सभी कशेरुकियों में यही मिलता है। बाकी जैसे ट्यूनिकेट्स है ना, उनमें ये पाया जाता है, आर्थ्रोपोड मोलस्क हैं, एनिलिड्स हैं, उन सब में यही पाचन पाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा कशेरुकियों में, हम कशेरुकियों में पाचन की बात करें, हमारा जो सिलेबस है वो कशेरुकियों में ही हम पाचन की प्रक्रिया को समझना है। कशेरुकियों में पाचन की बात करते हैं तो कशेरुकियों में तो देखिएगा दो चीजें हमारे पास हैं, एक तो आहार नाल और दूसरा पाचन ग्रंथियां। ये दो चीजें हमारे पास हैं। कशेरुकियों में पाचन की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझने के लिए हमें इन दो चीजों के बारे में समझना पड़ता है। आहार नाल वो स्थान है, वो अंग है
जहाँ पर पाचन की क्रिया चलती है, जबकि पाचक ग्रंथियां वो ग्रंथियां हैं जिनसे पचाने के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ रिलीज किया जाता है, अर्थात एंजाइम। पचाने के लिए कौन से रासायनिक पदार्थों की जरूरत है? एंजाइम्स की जरूरत है। वो एंजाइम्स कहाँ से मिलेंगे? इन्हीं पाचक ग्रंथियों से मिलेंगे। यही पाचक रस यानी एंजाइम्स निकल कर और कहाँ पहुंचेंगे? आहार नाल में भोजन के साथ मिश्रित होंगे, तब जाकर पाचन की क्रिया संपन्न होगी। ठीक है, अब आहार नाल में हम पढ़ते हैं। आहार नाल बहुत बड़ा अंग है, मुख से प्रारंभ होता है और गुदा तक चलता है। यानी मुख से लेकर गुदा तक का जो कंप्लीटली पार्ट है वो आहार नाल है, जिसके अनेक भाग हैं। एक एक भाग को लेकर के हम पाचन की क्रिया विधि को एक ढंग से समझेंगे। मुख आता है, मुख के बाद मुख गुहा, उसके बाद ग्रसनी है, ग्रसिका है, आमाशय, ग्रहणी, छोटी बड़ी आंत, ना रेक्टम, एनस वगैरह। इस तरीके से जो अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग को लेकर के हम यहाँ अध्ययन करेंगे। और पाचक ग्रंथियों में देखिए, पाचक ग्रंथियों में मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथि जो हमारा लिवर है, और उसके अलावा पाचक ग्रंथियों में लाल ग्रंथियां भी आती हैं। और एक और इम्पोर्टेंट ग्रंथि जो पाचन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है वो है अग्नाशय। ठीक है, अब जठर ग्रंथि वगैरह वो सब भी इसी में आ जाते हैं जो हमारे आमाशय में पाई जाती है। मोस्टली ये जो ग्रंथियां हैं, तो इन सब को लेकर के हम कशेरुकियों के अंदर पाचन की कंप्लीट फिजियोलॉजी को, कार्यकी को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें हम एक एक को लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले आहार नाल के बारे में पढ़ना होगा। आहार नाल में मुख से प्रारंभ होती है और मुख में जो पाचन होता है वो दो घटनाएं यहाँ पर घटित होती हैं। एक तो दांतों के द्वारा, दांतों से यांत्रिक विधि द्वारा, दांतों की यांत्रिक विधि काम में आती है। और दूसरा एंजाइम्स, और एंजाइम्स वाली क्या होगी? रासायनिक। ये शब्दों को समझना। मुख के अंदर पाचन के दौरान क्या होता है? भोजन को चबाया जाता है, बारीक छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, और उसके लिए दांत सहायक होते हैं। मुख गुहा के अंदर जो दांत पाए जाते हैं जबड़ों पर, उनके द्वारा भोजन को चबा करके छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। और ये एक प्रकार से यांत्रिक विधि हुई, क्योंकि छोटे टुकड़ों पर सरफेस ज़्यादा मिलने के कारण एंजाइम्स अच्छा कार्य कर पाते हैं, जिससे पाचन ठीक ढंग से हो पाता है ना। दूसरा एंजाइम्स है मुख गुहा में नहीं, मुख में भी एंजाइम्स हमारी लार ग्रंथियों के द्वारा लार के साथ रिलीज किए जाते हैं। और ये एंजाइम्स जब पाचन करते हैं तो वो रासायनिक विधि के अंदर आता है, रासायनिक विधि के अंदर आता है। तो ये दो क्रियाएं हमारे मुख के अंदर होती है, एक तो भौतिक क्रिया है, दूसरी रासायनिक क्रिया है। अब देखिएगा, जो स्तनधारी हैं ज्यादातर उनमें मुख गुहा के अंदर 4 प्रकार की लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। हम चारों को यहाँ एक एक को थोड़ा सा देख लें। ये 4 ग्रंथियां
जो मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। इनमें देखिएगा अधनेत्र कोटर ग्रंथि, जैसा नाम से हमें पता चलता है नेत्र कोटर जो हमारे ये है जिसमें नेत्र स्थित है, गड्ढेनुमा संरचना जिसमें हमारा नेत्र स्थित है, ये नेत्र कोटर है। इस नेत्र कोटर के नीचे नीचे यानी पास में जो ग्रंथि पाई जाती है वो अधनेत्र कोटर ग्रंथि है। ये लाल ग्रंथियां हैं चारों ही जो है क्या है, लाल ग्रंथियां हैं। चूंकि मुख गुहा में लार का इम्पोर्टेंट योगदान होता है। ये लार कहाँ से आती है? इन्हीं चारों ग्रंथियों से आती है। इनकी स्थिति क्या है, कहाँ पर पाई जाती है, उनके अनुसार इनके नाम और ये कार्य अलग अलग। अधनेत्र कोटर ग्रंथि कहाँ मिली? नेत्र कोटर के पास में स्थित होती है और इससे जो नलिका आती है लार को लेकर के वो कहाँ पर खुलती है? वो हमारे ऊपर वाले जबड़े पर, ऊपर वाले जबड़े में जो मोलर दांत है हमारे पीछे वाले, जिनको हम दाढ़ बोलते हैं, मोलर दांत के पास आकर के खुलती है। आपको इतना ध्यान रखना है, ये मोलर दांत के पास, मोलर टेप के पास मिलेगी, है ना, ऊपर वाले जबड़े में स्थित। उपकर्ण ग्रंथि जिसको पैराइटस भी बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, ये कर्ण जो है उपकर्ण नाम है, कर्ण के पास पाई जाने वाली सैलिवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथि है जो कर्ण के यानी कान के पास पाई जाती है। और ये जो है अपना स्राव यानी लार को लेकर के कहाँ पर खुलती है? ये खुलती है इंसीजर, इंसीजर टीथ के पास, इंसीजर टीथ। और इंसीजर टीथ कौन सा? ऊपर वाला जो इंसीजर टीथ है वहां पर जो है नलिका आकर के लार को छोड़ दी। इंसीजर दांत कौन से हैं? आगे वाले, है ना, इनके पास ला करके जो है लार को छोड़ देते हैं। सबमैंडिबुलर ग्रंथि, जैसा नाम से हमें पता चलता है सबमैंडिबुलर, है ना, यानी जबड़े के पास पाई जाने वाली जो ग्रंथि है, और ये भी अपने स्राव को इंसीजर ग्लैंड टीथ के पास ही, इसके पास ही ला करके छोड़ दिए। लेकिन ये नीचे वाला ध्यान रखें, सबमैंडिबुलर उपकर्ण ये ऊपर वाले इंसीजर के पास, सबमैंडिबुलर ये भी इंसीजर लेकिन नीचे वाले इंसीजर के पास, और अधोजीव्य जो गति सबलिंगुअल, सबलिंगुअल जो ग्लैंड है ये जीभ की निचली सतह पर अपने जीभ की निचली सतह, अधोजीव्य ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? जैसा नाम अधो का मतलब नीचे, जिह्वा जिह्वा के नीचे, जिह्वा के नीचे जो पाई जाने वाली लार ग्रंथि है ये अधोजीव्या है, और ये अपने स्राव को यानी लार को कहाँ पर छोड़ती है? जीभ की निचली सतह पर, यानी जीभ के नीचे ला करके लार को छोड़ देती। इस प्रकार से ये चारों जो लार ग्रंथियां हैं ये अपने स्राव को यानी लार को बारी बारी से मुख गुहा के अलग अलग भागों में छोड़ती, नलिकाओं के माध्यम से छोड़ती रहती है, और दांतों के द्वारा भोजन को बारीक टुकड़ों में तोड़ा जाता है जिह्वा के पास, क्या नाम से, दांतों की सहायता से, जिससे ये लार उस भोजन के साथ भली भांति मिल करके, चूंकि भोजन को जीभ मांसपेशियों की बनी हुई जिह्वा के द्वारा मुख गुहा में घुमाया जाता है। इससे क्या होता है? इन ग्रंथियों से आने वाली लार दांतों के द्वारा तोड़े गए छोटे भोजन के टुकड़ों के साथ भली भांति मिल जाती है, मिक्सअप हो जाती है, और जितने अच्छे ढंग से भोजन के साथ लार मिल पाएगी उतना ही प्रॉपर वो अपना काम कर पाएगी, यानी पाचन का काम। ऐसा माना जाता है 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन लार के द्वारा मुख गुहा में हो जाता है, बाकी 70% आगे के भागों में होता है ना। तो इस लार का और लार ग्रंथियों का पाचन में बहुत बड़ा अहम योगदान है। इनकी बात आपको समझ। अब आगे के वीडियो में हम इनसे निकलने वाली लार के केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। लार की प्रकृति क्या है, कितनी मात्रा में निकलती है, रासायनिक घटक कितने पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कितने हैं, इनऑर्गेनिक कितने होते हैं, कैसे काम करती है, कैसे पचाती है भोजन को, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।